आज शुरुआत एक दंत कथा से करते हैं जिसे कमल जी ने लिखा है। फर्ज कीजिए वोल्गा नदी के किनारे दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसान खड़े हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब आप कहेंगे पुतिन से ताकतवर तो शी जिनपिंग है, इसलिए शुरुआत में हमने आपको बता दिया था कि ये एक दंत कथा है, काल्पनिक। बहरहाल इस दंत कथा में पुतिन और बाइडेन दोनों के सामने मौजूद हैं यक्ष। अपने प्रश्नों के साथ महाभारत वाले यक्ष हैं। पहला यक्ष प्रश्न है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। उत्तर देने की पहली बारी बाइडेन की है। वो कुछ दिन पहले मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट को याद करते हैं और फिर कुछ ठहर कर कहते हैं नहीं होगा। दूसरा नंबर रूस के राष्ट्रपति का था। वो जवाब देने के बजाय यक्ष से उल्टा सवाल पूछते हैं। और सवाल क्या था? वो पूछते हैं कि जानते हैं सर दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष कहते हैं कौन सा? पुतिन तब जवाब देते हैं कि दुनिया में 2 बार परमाणु हमले हो चुके हैं, दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आदेश पर हुए, और बाइडेन फिर भी मानते हैं कि एक और परमाणु हमला नहीं हो सकता। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन के इतिहास के बारे में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। इस होली के मौके पर कुकू एफएम ऐप लाए हैं एक स्पेशल ऑफर। 12 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो लोग ले रहे हैं, जो लेंगे, उन्हें मिलेगा 50% का डिस्काउंट अगर वो होली 50 ये कोड इस्तेमाल करेंगे, HOLI 50। कुकू एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनी, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए, होली 50 कोड सिर्फ 20 तारीख तक वैलिड है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया आप लिंक देख सकते हैं। रात आधी बीत चुकी थी। स्टानिस्लाव पेत्रोव बंकर के अंदर अपनी सीट पर धंसे हुए थे और उनकी निगाहें स्क्रीन पर। सिर्फ को 50 नाम के इस सोवियत इंस्टॉलेशन साइट में स्टानिस्लाव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वो कुछ सैटेलाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे और ये सैटेलाइट्स अमेरिका के न्यूक्लियर बेड़े पर नजर बनाए हुए थे। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था। 12 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे कि बंकर में अचानक अलार्म बजने लगा। पेत्रोव ने देखा कि उनके सामने एक लाल बटन कौंध रहा था और स्क्रीन पर एक वर्ड फ्लैश कर रहा था, स्टार्ट। 26 सितंबर 1983 की उस रात पेत्रोव ने जो देखा उससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पेत्रोव ने इनकमिंग डेटा को एक और बार जांचा। तब तक सैटेलाइट एक और मिसाइल के लॉन्च का सिग्नल देने लगा था। उसके बाद एक और इस तरह पेत्रोव ने देखा कि 5 अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत संघ की तरफ अब बढ़ने लगी हैं। निर्णय लेने की जिम्मेदारी पेत्रोव पर थी। 44 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल चेन ऑफ कमांड में एक क्रिटिकल लेवल पर थे। उनका काम स्टाफ को मॉनिटर करना था। इसके बाद पेत्रोव वार्निंग सिस्टम हेडक्वार्टर में अपने कमांडर को सिग्नल देते, बाद फिर जनरल स्टाफ के पास पहुंचते और वहां से सोवियत संघ के अध्यक्ष यूरी आंद्रोपोव के पास, जो वापसी के हमले का निर्णय लेते। आंद्रोपोव ऐसे हालत में पेत्रोव को चाहिए था कि वो अपने सीनियर को इस बारे में जानकारी दे दें तुरंत, और ऐसा करते ही बिना किसी सेकंड थॉट के पूरा सोवियत न्यूक्लियर बेड़ा अमेरिका और नेटो पर धावा बोल देता। सोवियत संघ के अध्यक्ष यूरी आंद्रोपोव तब मॉस्को के हॉस्पिटल में थे। तबीयत उनकी खराब थी और इसी हाल में वो सोवियत संघ का कामकाज देख भी रहे थे। तबीयत नासाज होने के बावजूद आंद्रोपोव पूरी तरह से चौकन्ने थे और उन्होंने निर्देश दिया हुआ था कि KGB से मिल रही एक एक सूचना उन तक तुरंत पहुंचे। यूं तो अमेरिका और USSR के बीच कोल्ड वॉर के दिन थे, लेकिन ये साल कुछ अधिक तनाव वाला था। वजह थी अमेरिका में राष्ट्रपति का बदलाव। साल 1980 में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की विदेश नीति और ज्यादा हॉकिश हो गई थी। मई 1981 में सोवियत अधिकारियों की एक सीक्रेट टॉप लेवल मीटिंग हुई। यूरी आंद्रोपोव तब KGB के हेड होते थे और जल्द ही जनरल सेक्रेटरी बनने वाले थे। इस मीटिंग में आंद्रोपोव ने सोवियत अधिकारियों को जोर देकर बताया कि अमेरिका USSR पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है और इसके जवाब में KGB ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन रेयान नाम दिया गया। फुल फॉर्म रॉकेटनो येडरनो नापादेनी, यानी न्यूक्लियर मिसाइल अटैक, रूसी नाम उसका एब्रिवेशन था। इस ऑपरेशन का एक ही लक्ष्य था, अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक को प्रीएम्प्ट करना, उसके पहले कार्रवाई कर लेना। वो हमला करें उससे पहले अपन करो। KGB के बहुत से अधिकारी यूरी के असेसमेंट से सहमत नहीं थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आंद्रोपोव की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करें। इसीलिए तय हुआ कि अगर कोई भी अलार्मिंग इन्फो मिले तो चाहे आपको उस पर विश्वास हो या न हो,
आपको वो जानकारी क्रेमलिन तक पहुंचानी है। इसके बाद लंदन में मौजूद केजीबी अफसर ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों की एक एक हरकत पर नजर रखने लगे, यहां तक कि रात में जलने वाले बल्ब की संख्या कम हो जाए या ब्लड डोनर सेंटर्स में खून के दामों में अंतर आ जाए। केजीबी के जासूसों को यह जानकारी क्रेमलिन तक पहुंचानी ही होती थी। अब इस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक स्पीच ने। 8 मार्च 1983 को रीगन ने एक स्पीच दे दिया जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को ईविल एम्पायर की संज्ञा दी। मुझे एक्सेस ऑफ ईविल याद आ रहा है अब। इसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद रीगन प्रशासन ने एक और घोषणा कर दी जिसके अनुसार वो एक कॉम्प्लेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारी कर रहे थे। घोषणा के अनुसार नया सिस्टम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रोकने में सक्षम होता। मीडिया ने तब रीगन की घोषणा को स्टार वॉर्स नाम दिया। आईसीबीएम अगर आप रोक ले रहे हैं तो उस जमाने के हिसाब से इनफैक्ट अभी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। आपकी तरफ एक ऐसी मिसाइल आ रही है जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। मिसाइल को मिसाइल से हिट करने की तकनीक है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नाम में डिफेंस है लेकिन एक ऑफेंसिव सिस्टम है। अमेरिका और सोवियत संघ तब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का हिस्सा थे, इसलिए यह खबर सोवियत संघ के कान खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात हो जाती बेमानी। अब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के डॉक्ट्रिन को समझिए। वो ये कहता है कि अगर एक देश ने दूसरे न्यूक्लियर देश पर हमला किया तो वो खुद भी नष्ट होगा और इस संभावना के चलते कोई भी देश न्यूक्लियर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खबर सोवियत रान प्रोग्राम के लिए साफ संकेत था। उन्हें लगने लगा था कि अमेरिका सच में न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अपन तो कर नहीं पाएंगे तो फिर उनका ही करना बचा। अमेरिका ने भी इस डर को बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी। रोनाल्ड रीगन मानकर चल रहे थे कि अगर वो सोवियत संघ पर दबाव बढ़ाते गए तो भविष्य की बातचीत में अमेरिका का हाथ ऊपर होगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। उसी साल नेटो ने वेस्ट जर्मनी में फिर मिसाइल्स तैनात कर दी। 1800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स मॉस्को तक नहीं पहुंच सकती थीं, लेकिन सोवियत अधिकारियों का मानना था कि ये 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती थी और 4 से 6 मिनट के अंदर बिना किसी अर्ली वार्निंग के सोवियत संघ के केंद्र को निशाना बनाया जा सकता था। उसी साल 1 सितंबर को एक और घटना हो गई जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचाया। अमेरिकन स्पाई प्लेन तब सोवियत हवाई क्षेत्र में 2-3 बार सॉटी मार चुके थे। U-2 स्पाई प्लेन्स की बात हो रही है, इसलिए क्रेमलिन ने किसी भी प्लेन को देखते ही मार गिराने का ऑर्डर दे दिया था। 1 सितंबर के दिन एक कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से सियोल की उड़ान भर रही थी। बीच में फ्यूल भराने के लिए प्लेन एंकरेज अलास्का में उतरा। मैप में देखेंगे तो अलास्का रूस से बिल्कुल बगल में पड़ता है। इनफैक्ट पहले रूस से ही था, रूस के पास ही था, खरीदा फिर इन लोगों ने। अलास्का से फ्लाइट ने उड़ान भरी और पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल दिया। एक गलती से यह हुआ कि प्लेन सोवियत एयर स्पेस में दाखिल हो गया। कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 एक बोइंग 747 विमान था जिसका रडार पैटर्न अमेरिकन मिलिट्री बोइंग RC-135 स्पाई प्लेन के जैसा था। 747 वो 4 इंजन वाला कुबड़ वाला बोइंग का जहाज, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं उसमें, इसलिए सोवियत मिलिट्री ने उसे देखते ही मार गिराया और विमान में सवार 269 लोगों की जान चली गई मौके पे ही। रीगन ने इसे नरसंहार की संज्ञा दी और नेटो और यूएसएसआर के बीच तनाव और बढ़ गया, शीर्ष पर पहुंच गया। इसके बाद 26 सितंबर के रोज वो घटना हुई जिसके बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की थी। स्टानिस्लाव पेत्रोव ने उस दिन देखा कि 5 मिसाइल यूएसएसआर की तरफ आ रही हैं। अलार्म सिस्टम से अलर्ट बजने के बावजूद पेत्रोव ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में पता चला कि सूरज की रोशनी बादलों से टकराकर मिसाइल के ट्रैक का इल्यूजन बना रही थी और इसी को सैटेलाइट ने गलत समझ लिया था। पेत्रोव के इस निर्णय के पीछे उनकी अपनी सूझबूझ थी। उन्होंने बाद में इसके बारे में बताया कि उन्हें यह लगा कि अमेरिका सिर्फ 5 मिसाइल से हमला करे। ये बात अजीब थी क्योंकि सोवियत संघ का उस टाइम आप याद कीजिए लैंड मास बहुत बड़ा था, अभी भी बहुत बड़ा, लेकिन तब तो बाकी देश भी थे साथ में। न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में कोई देश दूसरे देश को मौका देगा ही क्यों। ये कॉमन सेंस पेत्रोव का काम किया और इसी ने उन्हें एक्शन लेने से रोका और न्यूक्लियर युद्ध होते होते रह गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद अमेरिका ने यूरोप में अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू की। नेटो सेनाएं हर साल यूरोप में ऐसे वॉर गेम्स चलाया करती थी। ऑटम के महीने में होने वाली इस एक्सरसाइज को ऑटम फोर्ज का नाम दिया जाता था, जिसमें लगभग 1 लाख ट्रूप्स हिस्सा लेते थे। ऑटम फोर्ज का अंत हमेशा एक स्पेशल एक्सरसाइज से होता था जिसका नाम था एबल आर्चर, आर्चर धनुष बाण। इस एबल आर्चर ड्रिल में न्यूक्लियर हथियारों के कमांड और कंट्रोल प्रोसीजर की प्रैक्टिस की जाती थी कि कौन कितना बढ़िया आर्चर है। साल 1983 अक्टूबर महीने में ऑटम फोर्ज की शुरुआत हुई। तब तक सोवियत संघ को विश्वास हो चला था कि इन ड्रिल्स की आड़ में अमेरिका हमले की शुरुआत कर देगा।
ये डर बेवजह भी नहीं था। इस बार एबल आर्चर का स्वरूप पहले से भिन्न था। मिलिट्री के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इस ड्रिल में शामिल होने वाले थे। एक बार तो ये बात भी चलने लगी कि रीगन भी हिस्सा बनेंगे, जो सुप्रीम कमांडर हैं। हालांकि बाद में वो शामिल नहीं हुए। 83 की मिलिट्री ड्रिल्स में प्रोसीजर और मैसेज फॉर्मेट भी अलग थे। साथ ही इस बार न्यूक्लियर अलर्ट भी हाई लेवल पर रखा गया था। एबल आर्चर एक्सरसाइज की शुरुआत हुई 2 नवंबर 1983 को। उसी रोज केजीबी अफसरों ने क्रेमलिन को सूचना दे दी कि यूरोप के मिलिट्री बेसिस पर मूवमेंट बढ़ गया है दुश्मन का, नेटो का। सोवियत अधिकारियों को पक्का यकीन हो चला था कि अमेरिका परमाणु हमला करने वाला है। इसलिए उन्होंने पोलैंड और ईस्ट जर्मनी में प्लेन्स में बॉम्ब्स लोड करना शुरू कर दिए और 70 IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज की है, इंटरकॉन्टिनेंटल से बीच की, एक पास जाती है, एक बहुत दूर जाती है, ये बीच वाला मामला है। इन 70 मिसाइल्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। न्यूक्लियर सबमरीन का मूवमेंट करते हुए उन्हें आर्कटिक सागर में भेज दिया गया, जहां अमेरिकन रडार और सोनार उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। और आर्कटिक सर्कल में जो सी फेयरिंग है या जो सबमरीन हैंडल करने की जो तकनीक है, सोवियत को उसमें खूब उनका हाथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो लोग बर्फ से खूब परिचित हैं। बर्फ के नीचे भी चलती हैं उनकी सबमरीन्स, यूएस की भी चलती हैं। सोवियत संघ का हाथ ऊपर बता रहे हैं उस टाइम के हिसाब से आपको। तब लेफ्टिनेंट जनरल लेनार्ड पेरुट्स यूरोप में यूएस एयरफोर्स के इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे। उन्होंने सोवियत मूवमेंट का जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ जनरल बिली मिंटर को इसकी सूचना दे दी। मिंटर के हिसाब से अमेरिका एज यूजुअल ड्रिल्स कर रहा था। सोवियत मूवमेंट के लेकिन उन्हें कोई वाजिब वजह नहीं दिखी। सोवियत मूवमेंट के जवाब में उन्होंने तैयारी का ऑर्डर दिया, लेकिन तब पेरुट्स ने उन्हें रोक दिया। पेरुट्स ने सलाह दी कि सोवियत लोग जो हैं, सोवियत पक्ष जो है अमेरिकन ड्रिल्स को अलग तरह से देख रहा है, शायद गलत तरीके से, और इसी के जवाब में उसने एक कदम उठा लिए हैं। मिंटर ने पेरुट्स की सलाह मानी और अपने ऑर्डर्स वापस लिए। 1 महीने के भीतर 2 बार न्यूक्लियर युद्ध होने से बच गया। 11 दिसंबर के बाद जब अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल्स खत्म हुई नेटो की, तब सोवियत संघ ने भी अपने कदम पीछे खींचे। 2022 में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने कई बार न्यूक्लियर युद्ध की बात सुनी होगी और सुनते रहेंगे भी। ये सब सुनते हुए अक्सर लगता है कि बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है, लेकिन इतिहास को खंगालेंगे तो पिछले 70 सालों में से कई मौके आए जब न्यूक्लियर युद्ध बस होते होते रह गया। ऐसे ही और किस्सों को आपके सामने लाते रहेंगे। तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल रन टॉप।